दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 13, जिसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के अलावा अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन है आपके विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को दर्द निवारक देना या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत में गिद्धों की कमी का सबसे प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक देना। डाइक्लोफिनेक सोडियम दर्द निवारक है और इसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में और बुखार के इलाज में किया जाता है। लेकिन जब डाइक्लोफिनेक सोडियम के प्रयोग से पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सही उत्तर है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों ही अति हानिकारक जो हैं पदार्थ हैं और सिगरेट का धुआं रसायनों का एक जटिल मिश्रण होता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं और इसके अलावा फार्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। और निकोटीन सिगरेट के धुएं में पाया जाता है लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कुल मिलाकर सिगरेट का धुआं बहुत ही प्रदूषक जो है माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन देखिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। याद रखिएगा, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक यानी संख्या प्रदूषण से अधिक ग्रस्त है। और भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अधिक प्रभावित है। तो सही उत्तर है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों ऑप्शन देखिए, 0, 15, 25 या 50। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। चाहे आप 1 गिलास पीजिए या 1 लीटर पीजिए, सभी में 0 कैलोरी मिलती है। क्योंकि पानी जो है कैलोरी फ्री आहार होता है, इसलिए 1 गिलास पानी में पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, यानी कौन सी प्रकाश की घटना होती है जिसके कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो सही उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, हवा के कणों में प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है तो यह या तो उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके द्वारा परावर्तित या बिखरा दिया जाता है। और सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, लेकिन बैगनी, जामुनी और नीला प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों दंत विशेषज्ञ नतोदर शीशा यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नैम से संबंधित है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो सही उत्तर है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। दोस्तों 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में ये आयोजित किया गया था और
गुटनिरपेक्ष सचिवालय नेपाल की राजधानी में है। और दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए तो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, ये बहुत बड़ा संगठन है और शुरुआत में इसकी संकल्पना ऐसे देशों के संगठन के रूप में की गई थी जो कि दो ध्रुव यानी साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट में से किसी का सदस्य नहीं बनना चाहते थे या किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनका जो है एक संगठन बना था गुटनिरपेक्ष संगठन, और इसका प्रथम सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न आपको बताना है, भितरकणिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में है? आप जानते हैं ओडिशा में स्थित है भितरकणिका। दोस्तों भितरकणिका एक मैंग्रोव स्थल और राष्ट्रीय उद्यान है और ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय प्रभाव पर हानि कम करने के लिए विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के लिए इको मार्क योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इको मार्क योजना याद रखिएगा 1991 यानी 1991 में इको मार्क योजना लागू की गई थी और उपभोक्ताओं को ये ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई थी जिसका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं, यानी हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? तो सही उत्तर है वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो सही उत्तर है भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या 25 है। अगला प्रश्न है, कौन सा अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर है? आपको बताना है कि कौन सा अर्धचालक है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी और जर्मेनियम। तो सही उत्तर है दोस्तों जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं और ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोजक बंध बनाते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। दोस्तों जर्मेनियम जो है वो चतुर संयोजी तत्व होता है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य विज्ञान से ही है, कांसा किसका मिश्र धातु है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों कांसे में 88% तांबा और 12% टिन। तो याद रखिए तांबा और टिन का मिश्र धातु कांसा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल जनित रोग है? आपको बताना है। चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक? तो सही उत्तर है दोस्तों हैजा। हैजा जो है ये जल जनित रोग है और संक्रामक लीवर का रोग होता है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष। तो सही उत्तर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है और याद रखिएगा ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचा यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, रुदल शाहवाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मूलभूत ढांचे की अवधारणा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। दोस्तों याद रखिएगा कि केशवानंद भारती वाद जो था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में इस ऐतिहासिक फैसले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था और इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, लेकिन वो कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि संविधान का मूल तत्व उसका आधारभूत ढांचा नष्ट होता हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देखिए PVN राव समिति,
LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता। तो याद रखिए, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता और LM सिंघवी समिति ये पंचायती राज से संबंधित हैं, जबकि PVN राव समिति आपकी पंचायती राज से संबंधित नहीं है। दोस्तों, PVN राव यानी PV नरसिम्हा राव समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, जबकि शेष जो संस्थाएं हैं, जो शेष समितियां हैं, वो हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी या दक्कन जो शिक्षा सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह मेहता, BG तिलक या फिर दयानंद सरस्वती। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में, याद रखिएगा 1880 में, इसको अन्य नाम जिसका कि नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इस संस्था के जो संस्थापक थे उसमें चिपलुंकर, तिलक और MB नाम जोशी प्रमुख थे, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ये डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों TB सप्रू। TB सप्रू दोस्तों ये आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में, लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में वकालत किया था, जबकि बचाव पक्ष के वकीलों के समूह की अध्यक्षता जो है ये भूला भाई देसाई ने किया था। तो याद रखिएगा, TB सप्रू ने बचाव पक्ष के वकीलों का जो समर्थन किया था और भूला भाई देसाई ने एक समूह बनाया गया था वकीलों का, उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी से या कार्यपरिषद से त्यागपत्र दे दिया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों सर शंकरन नायर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में जघन्य हत्याकांड के विरोध में C शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि नाथुला जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। लिपुलेख उत्तराखंड सही सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही सुमेलित है और पालघाट केरल में स्थित है। तो याद रखिएगा, नाथुला दर्रा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं जबकि सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन देखिए, सतलज, रावी, चेनाब और ब्यास। तो सही उत्तर है दोस्तों रावी, चेनाब और ब्यास। देखिए, रावी, चेनाब और ब्यास नदियों का उद्गम भारत में है, जबकि सतलज नदी का उद्गम जो है राक्षस ताल तिब्बत चीन में है, जो कि कैलाश मानसरोवर पर्वत के पास स्थित है। तो याद रखिएगा, सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, जबकि रावी, चेनाब और ब्यास का उद्गम भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो दोस्तों सही उत्तर है, देखिए यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा अगाथोक्लीज। हिंद यवन शासक मिनांडर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्ट्रेटो प्रथम अवयस्क था और उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला था। अगाथोक्लीज के चांदी निर्मित सिक्कों पर बलराम और वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सुमेलन सूची 2 से करना है आपको। देखिए, हड़प्पा से समाधान R37 प्राप्त हुआ है। लोथल से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से दोस्तों जूते हुए खेत के प्रमाण और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इस आधार पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है कृषि। दोस्तों, दीवाने कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था और कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख कार्य किसानों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि पर कृषि कार्य के लिए प्रेरित करना था। अगला प्रश्न है कि कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था?
तो सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये फारसी कवि थे और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली के सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासन देखा था। याद रखिएगा, 7 सुल्तानों का शासन अमीर खुसरो ने देखा था। और नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतिए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहता था। तो याद रखिएगा, भारतीय जो कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित करने वाले पहले कवि अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो सही उत्तर याद रखिएगा 1913 यानी 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए, मेहता, तेलंग और तैयब जी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों मेहता, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है और भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने और उसके कारण नई अर्थव्यवस्था स्थापित होने से जमींदार, कृषक और शिल्पी सभी वर्ग नष्ट हो गए थे और उन्होंने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को बहुत ही बाकायदे यानी बहुत विस्तार से इसको उठाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, बलवंत राय मेहता समिति। BR मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी। और आप जानते हैं दोस्तों, जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये 1957 में, कई बार डेट मिलाने के लिए आता है, तो 1957 में ये समिति गठित हुई थी और समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया यानी जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी बाधाएं हैं उनको समाप्त करना। वैश्वीकरण का अभिप्राय प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान है और वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में कोई बाधा न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेपो रेट विचारणीय होता है किसके अंतर्गत? तो सही उत्तर है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट जो है वो विचारणीय होता है। सामान्यतः रेपो रेट जो होता है उसको पुनर्क्रय विकल्प कहा जाता है और जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा तो इसे रिवर्स रेपो कहा जाता है और रेपो रेट मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। रेपो रेट जो है वो मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत शामिल होता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था यानी सुप्रीम इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो सही उत्तर है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। दोस्तों भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या IDBI जो है ये दोस्तों इसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अधीन एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ और ये भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आया है और ये जो है विकास बैंकों की शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान
कैसा है, यानी बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान दोस्तों ये घट रहा है। देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन हाल में जो विकास की प्रक्रिया बढ़ी है उसमें जो है भारतीय कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में घट रहा है, क्योंकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन है? तो सही उत्तर है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल 53 मिलियन सिटी हैं, यानी 10 लाख नगर हैं, और अंतिम स्थान पर कोटा राजस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दिए गए राज्यों में से बिहार राज्य में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि दोस्तों ये जो वृद्धि है ये 10 वर्ष में 14.8% दर्ज की गई है। गुजरात में 8% और राजस्थान में 5.7% की वृद्धि दर रही थी। तो सही उत्तर है ये बिहार राज्य में सर्वाधिक 14.8% की साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सही उत्तर है हिंडाल्को रेणुकूट में स्थापित किया गया है। रेणुकूट में आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को ये जो है शक्ति स्रोत से निकटता के कारण स्थापित किया गया है, और सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना को रिहंद बांध परियोजना भी कहा जाता है, और इससे उत्पादित बिजली रेणुकूट के एल्यूमिनियम संयंत्र यानी हिंडाल्को को सप्लाई की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में कहाँ की गई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी, और इसका नाम अब गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से है, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, और इस वर्ष इस सप्ताह की थीम क्या है? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है सतर्क भारत समृद्ध भारत। तो याद रखिएगा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो मनाया गया 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, उसमें सतर्क भारत समृद्ध भारत थीम थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस राज्य में कटि बिहू उत्सव 2020 मनाया गया? तो कटि बिहू उत्सव दोस्तों ये असम में मनाया जाता है। कटि बिहू पर्व जो है ये प्रमुख तीनों बिहू त्यौहार यानी कृषि त्यौहारों में से एक है। इसमें मुख्य त्यौहार बोहाग बिहू, कटि बिहू और भोगली बिहू होता है, और कटि बिहू को कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 15 अक्टूबर को। दोस्तों प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे यानी वैश्विक स्तर पर हाथ स्वच्छता यानी हाथ धोने का दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो है इस दिवस की थीम है हैंड हाइजीनाइट फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य छठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, और इस अवसर पर किस देश और खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो सही उत्तर है भारत द्वारा दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सिक्का है 75 रुपये मूल्य वर्ग का है, और ये FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी किया गया है।
अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है और उनमें से कौन सा समुद्र तट का भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया है? ऑप्शन है शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव, कनारा तट केरल और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर है दोस्तों, कनारा तट केरल को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि 8 समुद्र तटों को जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, इसमें शिवराजपुर, घोघला, पादुबिद्री, कासरगोड और पादुबिद्री ये कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन जो है पुरी में और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कनारा तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से जो है अलग विकल्प या संबंधित विकल्प को चुनना है। देखिए, नाटक, अभिनेता, उसी प्रकार संगीत गोष्ठी से कौन संबंधित है? तो जिस प्रकार नाटक का संबंध अभिनेता से है, उसी प्रकार संगीत गोष्ठी संगीतज्ञ से संबंधित है। तो याद रखिएगा, नाटक अभिनेता, उसी प्रकार संगीत गोष्ठी संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, कथन और मान्यताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन है, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोग्रामर नियुक्त किया जाता है। अवधि बीतने पर अस्थायीकरण के लिए आपके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। मान्यता 1 है कि व्यक्ति के कार्य निष्पादन को सामान्यतः नियुक्ति प्रस्ताव के समय ज्ञात नहीं किया जाता। और जो मान्यता 2 है कि व्यक्ति सामान्यतः अपनी परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों, इसमें जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्ति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति परिवीक्षा की अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है, जिससे उसका अस्थायीकरण हो सके। अस्थायीकरण के लिए व्यक्ति के उस परिवीक्षा अवधि में कार्य निष्पादन को ज्ञात किया जाता है, इसलिए उपर्युक्त मान्यता 1 जो है वो असत्य है। और देखना है कि इसमें आपको क्या चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए सही उत्तर है केवल मान्यता 1 अस्पष्ट है। तो ऑप्शन 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म चुनना है। ध्रुव तारा, नाइकी, क्रक्स या फिनिक्स। तो सही उत्तर है दोस्तों नाइकी। ऐसा किस लिए है? क्योंकि देखा जाए तो नाइक जो है अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो खेल से जुड़े सामान डिजाइन का विकास करती है, जबकि ध्रुव तारा, क्रक्स और फिनिक्स ये तारामंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रृंखला में दी गई गलत जन्म तिथि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 15/2/69, 16/3/69, 18/4/69, 30/1/69, 31/2/70 या 31/12/69। तो याद रखिए 31/2/70 आपका गलत जन्म तिथि है, क्योंकि फरवरी 28 या मैक्सिमम 29 दिन की होती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय घंटे से दर्शाते 1 से 24 तक के अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सी से प्रारंभ करें, तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर दर्शाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात के समय के घंटे को 1 से 24 तक के अंकों से दर्शाएं, तो देखिए यहाँ पर 1 से 24 तक के अंकों का अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों से सी से प्रारंभ करें, तो आप 16वें नंबर पे आ जाइए। सी को 1, डी को 2 मानिए, तो 16वें नंबर पे आपका आर आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है वो वर्णमाला से संबंधित है। JASMINE, जैस्मिन को किसी भाषा में TKCWSXO कोड में लिखा जाता है, तो लोटस को इस भाषा में किस कोड पर लिखा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर मिलाइए, जे में जब आप 10 जोड़ेंगे तो टी आएगा, JKLMNOPQRST। उसी प्रकार ए में जब आप 10 जोड़ेंगे ABCDEFGHIJK, तो उसी प्रकार लोटस में यल में 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वी आएगा। फिर ओ में 10 जोड़ेंगे तो वाई आएगा, और टी से जब 10 अक्षर आगे जाएंगे तो आपका आ जाएगा डी। उसके बाद आएगा यू में 10 अक्षर जोड़ेंगे ई, और एस में 10 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए VYDEC।
और दोस्तों ये जो हम प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं उसका आखिरी प्रश्न यानी 50वां प्रश्न है कि 16 फरवरी 2021 को किसे इस्कात समूह द्वारा इस्कात चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों 16 फरवरी को YS जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको इस्कात चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट जिसमें आपने उत्तर प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के लिए सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जो है सामान्य अध्ययन का जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं उसका 13वां प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ याद रखिएगा PET जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है उसके प्रिलिमिनरी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।